संयम हमारे जीवन में एक नई रोशनी पैदा करता है, जिसके जरिए हम जीवन के अंधेरे को आसानी से पार कर सकते हैं। संयम के जरिए हम असंभव को संभव बनाने की ताकत पा लेते हैं। विद्वानों का मानना है कि जो व्यक्ति अपनी जुबान, अपनी आदतों को लेकर संयम रखता है, वो जीवन से जुड़े तमाम दुखों से दूर रहता है। इसलिए संयम के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे बच्चों से परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री ने परीक्षाओं को मनोरंजक और तनाव मुक्त बनाने से संबंधित पिछले पीपीसी कार्यक्रमों के विषयों और व्यावहारिक सुझावों को भी साझा किया। पिछहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज रायसीना हिल्स का ऐतिहासिक विजय चौक बनेगा भारतीय धुनों का साक्षी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, विधायी निकायों की कार्यवाही में व्यवधान एक दुखद परिदृश्य। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किए अपने विचार। कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने लोगों को एक सूत्र में पिरोया। प्रधानमंत्री ने रेडियो की शक्ति पर डाला प्रकाश। कहा, महिला नेतृत्व वाले विकास मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है 21वीं सदी का भारत। और बिहार में जेडीयू भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार, रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। सुप्रभात में अब बात करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण आज सुबह 11 बजे से भारत मंडपम के प्रगति मैदान में होगा। कार्यक्रम में लगभग 4000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं कब हुई परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत, प्रधानमंत्री के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का क्या है उद्देश्य और इससे जुड़ी कुछ और विशेष बातें। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम नए और अहम कदमों पर बारीकी से चर्चा कर भारत को नया कल देने पर रहता है। फिर चाहे वो चर्चा अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो, विदेश नीति से जुड़ी हो, रोजगार से जुड़ी हो या फिर गरीबी से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी चर्चा से जुड़े हुए हैं जो देश के भविष्य की रूपरेखा से बंधी हुई है। बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा की। ये परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2018 में हुई और तब से लेकर अब होने वाले 29 जनवरी को 7वें संस्करण तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ परीक्षा पर अलग ढंग से तैयारी की चर्चा छात्रों के लिए एक नई आशा और ताकत बन के उभरी है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ये अनूठी और लोकप्रिय पहल
छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें तनाव से निपटने के साथ साथ स्वस्थ और फिट रहने में बड़ी भूमिका निभाती है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक एक गुरु मंत्र के तौर पर छात्रों को परीक्षा संबंधी हर तरह के तनाव से मुक्त रखने में मदद करती है, जो छात्रों के लिए 13 भाषाओं में उपलब्ध है। परीक्षा की चर्चा की शुरुआत से अब तक कभी ऑनलाइन मोड में तो कभी ऑफलाइन मोड में इसका आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें पहला संस्करण 16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण 29 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तीसरा 2020 में आयोजित किया गया था और चौथा 7 अप्रैल 2021 को एक ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का नवीनतम संस्करण 27 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। अब इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा 2024 का कार्यक्रम 29 जनवरी को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का एग्जाम प्रेशर कम करना है। बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों में तनाव होना स्वाभाविक है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के जरिए उसे कम करने की कोशिश करते हैं। वह बच्चों को बोर्ड परीक्षा में बेस्ट मार्क्स स्कोर करने के टिप्स देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। Our Prime Minister has always tried to talk with the younger generation and to understand their hopes and dreams. I would like to thank Narendra Modi ji for exams no longer ensue fear but are celebration. I am much more confident and prepared for the exams, and for this I owe my gratitude to our Prime Minister. I have been experienced with many of these editions, and each time when we come we are with full of stress, and at the end we are fully energized. उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहा कि हमें अपने सभी सब्जेक्टों को, सभी विषयों को टाइम देना चाहिए, और जो हमें विषय अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सबसे पहले में पढ़ना चाहिए और सिर्फ 30 मिनट पढ़ना चाहिए ताकि हमारा उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो। इस साल होने वाली परीक्षा पे चर्चा 2024 में पीएम मोदी के स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत कार्यक्रम में माइगॉव पोर्टल पर रिकॉर्ड 2.26 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। यह देश भर के छात्रों के बीच व्यापक उत्साह को दर्शाता है, जो इस विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। परीक्षा पे चर्चा के बाद अब बात बीटिंग द रिट्रीट समारोह की। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज आयोजित होगा। ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान सभी भारतीय धुनें बजाई जाएंगी। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के म्यूजिक बैंड दर्शकों के सामने 31 मनमोहक भारतीय धुनें बजाएंगे। सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और आम जनता समारोह में शामिल होंगे। रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विधायिकाओं में अनुशासन और मर्यादा की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बहसें झगड़े के रूप में बदल गई हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है कि पीठासीन अधिकारियों को अनुशासन और मर्यादा लागू करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनकी कमी वास्तव में विधानमंडलों की नींव को हिला रही है। पीठासीन अधिकारियों के रूप में हम लोकतांत्रिक स्तंभों के
संरक्षक होने की जिम्मेदारी निभाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपने प्रतिनिधि निकायों में जनता के विश्वास की कमी देश के राजनीतिक वर्ग के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है। We need to invoke our authority to enforce discipline and decorum, as lack of these is virtually shaking the very foundation of legislatures. Go to our family system. If a child in the family is not adhering to decorum, discipline, he has to be disciplined. Disciplined to the pain of the person disciplining him. We have to nurture these institutions. We have to ensure that optimal performance of these institutions, and therefore we should not hesitate to deal with indiscipline, indecorous conduct. Our resolve should be to have zero accommodation for disturbance and disruption. सम्मेलन के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी प्रतिभागियों को 5 संकल्पों को अपनाने के लिए बधाई दी, जो 2047 के भारत की मजबूत नींव रखेंगे। ये संकल्प विधायी निकायों का प्रभावी कामकाज, पंचायती राज संस्थान की क्षमता निर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना और बढ़ावा देना, कार्यपालिका की जवाबदेही लागू करना और एक राष्ट्र एक विधान मंच बनाने का संकल्प है। उपराष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी विघटनकारी तकनीक हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उपराष्ट्रपति ने विधायकों से इन्हें विनियमित करने के लिए तंत्र प्रदान करने का आह्वान किया। चौरासीवें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद, राज्य विधानसभाओं और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों को एक दूसरे के साथ अधिक संवाद करना चाहिए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विधायी निकायों द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग की वकालत की। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का मार्ग विधायिकाओं के लिए भविष्य का मार्ग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक विधायी मंच के दृष्टिकोण को इस वर्ष वास्तविकता बनाया जाएगा। ये मंच लगातार विधानमंडल की वर्तमान भावी चुनौतियों पर चर्चा करता रहता है और इससे निकले निष्कर्ष, निकले फैसलों ने इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही बनाया है। जनता को लोकतांत्रिक संस्थाओं से और नजदीकी लाई है। लेकिन वर्तमान में हम प्रयास कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़े। ये लोकतांत्रिक संस्था जनता के प्रति जवाबदेही बने, कार्यपालिका में पारदर्शिता ला सके और अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने हाल ही में बीते गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का विशेष उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों को कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा। उन्होंने कहा कि इस बार परेड में शामिल 20 टुकड़ियों में से 11 महिलाओं की थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत महिला नीति विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने हाल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित अर्जुन पुरस्कार समारोह में 13 महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अद्भुत काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों में भी अपना परचम लहराया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वो दिन दूर नहीं जब नमो ड्रोन दीदी हर गांव में ड्रोन की मदद से खेती-बाड़ी में मदद करती नजर आएंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महिलाओं द्वारा स्थानीय चीजों के उपयोग से जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक तैयार किए जाने का भी उल्लेख किया।
मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार 26 जनवरी की परेड बहुत ही अद्भुत रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा परेड में विमेन पावर को देखकर हुई। जब कर्तव्य पथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों ने कदमताल शुरू किया तो सभी गर्व से भर उठे। महिला बैंड का मार्च देखकर, उनका जबरदस्त तालमेल देखकर देश विदेश में लोग झूम उठे। इस बार परेड में मार्च करने वाले 20 दस्तों में से 11 दस्ते महिलाओं के ही थे। हमने देखा कि जो झांकी निकली उसमें भी सभी महिला कलाकार ही थी। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उसमें भी करीब 1,500 बेटियों ने हिस्सा लिया था। कई महिला कलाकार शंख, नादस्वरम और नागदा जैसे भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजा रही थी। डीआरडीओ ने जो झांकी निकाली उसने भी सभी का ध्यान खींचा। उसमें दिखाया गया कि कैसे नारी शक्ति जल, थल, नभ, साइबर और स्पेस हर क्षेत्र में देश की सुरक्षा कर रही है। 21वीं सदी का भारत ऐसे ही विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत की प्राथमिकता न्याय में आसानी और हर नागरिक पर इसका हक है। सुप्रीम कोर्ट इस लक्ष्य की प्राप्ति का मुख्य माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को लगातार मजबूत किया है। दूसरी ओर आज बन रहे कानून कल के भारत को मजबूत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हीरक जयंती समारोह में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ढांचागत सुविधाओं को विस्तार दिए जाने के सरकार के प्रयासों का उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने मजबूत न्याय व्यवस्था को विकसित भारत का मुख्य आधार बताते हुए कहा कि पुराने औपनिवेशिक काल के कानूनों को निरस्त कर 3 नए आपराधिक कानून लाए गए हैं। इससे हमारी कानूनी नीति और अन्वेषण तंत्र एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वे क्षमता निर्माण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आगे आएं। साथियों, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया। 7 दशकों से भी लंबी इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इन फैसलों ने देश के सोशियो पॉलिटिकल परिवेश को एक नई दिशा दी है। साथियों, आज भारत की हर संस्था, हर संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका, अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को सामने रखकर काम कर रही है। इसी सोच के साथ आज देश में बड़े बड़े रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। भारत की आज की आर्थिक नीतियां कल के उज्जवल भारत का आधार बनेगी। भारत में
आज बनाए जा रहे कानून कल के उज्जवल भारत को और मजबूत करेंगे। सुप्रभात में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी। रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले राष्ट्रपति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब एनडीए छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार के साथ केंद्र और राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी। राजभवन में नीतीश कुमार के साथ 8 अन्य ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के 3 नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी के राज्य प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बीजेपी नेता प्रेम कुमार को भी सरकार में शामिल किया गया। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक नेता और एक निर्दलीय विधायक ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार को भी कैबिनेट में जगह मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन और एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किए जाने की संभावना है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और अन्य कई नेता इस समारोह में मौजूद थे। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तंसीख का आज उद्घाटन किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर और साझा करके तालमेल, अंतर संचालनीयता और संयुक्त कौशल को बढ़ाना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये संस्करण 10 फरवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। चार्ली डाल का मैसेज हो गए। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 29 जनवरी साल 1996 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने घोषणा की थी कि फ्रांस अब और परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। जून 1995 में फ्रांस ने घोषणा की थी कि वो परमाणु परीक्षणों को फिर से बहाल करेगा। फ्रांस की इस घोषणा से दुनिया भर में हंगामा हुआ और फ्रांस का विरोध होने लगा। कई जगहों पर फ्रांसीसी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसी कारण फ्रांस को आज के दिन यह घोषणा करनी पड़ी कि अब वह और परमाणु परीक्षण नहीं करेगा।
शिराक ने कहा था कि ये परीक्षण देश और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए जरूरी था। फ्रांस के इस परमाणु परीक्षण की क्षमता 1,20,000 टन के विस्फोटक के बराबर थी, जो साल 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 6 गुना ज्यादा थी। 29 जनवरी साल 2002 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया को दुनिया में दुष्टता की धुरी करार दिया। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बुश ने इस संज्ञा का इस्तेमाल कई बार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि ये तीनों राष्ट्र आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं और महाविनाश के हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि इराकी सत्ता एंथ्रेक्स, नर्व गैस और परमाणु हथियारों को हासिल करने के प्रयास करती रहती है। बुश ने अपने संबोधन में इन तीनों देशों को विश्व शांति के लिए खतरा बताया था।